जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और सारा ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार। तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी भी चीज़ें होंगी और प्राइवेट चीज़ें भी होंगी। तो उस समय जो बात था कि उस समय पूंजीवादी और समाजवादी चल रही थी, लेकिन भारत ना ही पूंजीवादी को अपना सकता था और ना ही समाजवादी को। इसलिए भारत ने मिश्रित को चुना, क्योंकि हमें गरीबों को भी देखना और अमीरों को भी देखना था और देश को भी आगे बढ़ाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, जो ब्रिटिश के समय था, यानी कि जब देश आज़ाद होने ही वाला था 1947 के आसपास में देखा जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो था उस समय अत्यंत पिछड़ा हुआ भी था और अर्ध समांती भी था। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, पिछड़ा हुआ भी और समांती भी। ये सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी थी और समांती भी थी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था मतलब कि भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो पूरा पिछड़ा हुआ था, और अर्ध समांती का मतलब होता है कहीं, समांती का सीधा मतलब आप समझिए कि राजा के पास का जो ज़मीन होता है उसका कुछ कुछ हिस्सा जो होता है वो वेतन के रूप में अपने मंत्रियों को देते हैं। तो कहीं वेतन के रूप में पैसे भी देते थे, कहीं ज़मीन भी देते थे, इसलिए अर्ध समांती बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नगद फसल कौन है? तो देखिए, नगद फसल कौन है, इसमें से तो हम एक एग्जाम्पल दिए हैं। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जान लें कि नगद फसल क्या होता है और एक आत्मनिर्वाह फसल क्या होता है। तो नगद फसल जो होता है वैसा फसल होता है जिसको हम क्या करते हैं, बेचने के उद्देश्य से करते हैं। जब कोई फसल को हम बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं तो उसे नगद फसल बोलते हैं, और जब कोई फसल हम घर में उपभोग करने के उद्देश्य से उगाते हैं तो उसे आत्मनिर्वाह फसल कहते हैं। तो कपास का जो फसल किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? वो नगद फसल हो जाएगा, क्योंकि कपास का कोई भी खेती करता है तो उसे बेचने के लिए करता है। तो इसमें और भी आ जाएगा, चाय की खेती आ जाएगी, गन्ने की खेती आ जाएगी, कोक की खेती आ जाएगी, कहवा की खेती आ जाएगी। ये सब सारे जो हैं, सारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है? तो सारा एग्जाम्पल आपका नगद फसल का है। और आत्मनिर्वाह में कौन आ जाएगा? धान वाला आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, या किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? तो देखिए, महाविभाजन वर्ष जो होता है इसमें आपके चैप्टर के हिसाब से 1921 को बोला गया है महाविभाजन वर्ष। अब ये बोला इसलिए गया था, ये जनसंख्या के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका सब्जेक्टिव देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको हम ये चीज़ में बस समझा दे रहे हैं कि जनसंख्या के बेसिस पर इसको कहा गया। तो देखिए, पहले क्या था कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना ही बढ़ता था और ना ही कम होता था, क्योंकि पहले जो डेथ रेट था और बर्थ रेट दोनों लगभग सेम था। जितना जन्म लेता था उतना मर भी जाता था। फिर धीरे धीरे दवाई का विकास हुआ तो लोगों का जो डेथ रेट है, यानी कि जो मृत्यु दर है, वो कम होने लगा। तो जब कम होने लगा मृत्यु दर, लेकिन लोगों को तुरंत दवाई पर विश्वास नहीं हुआ था, जिस वजह से लोगों ने जन्म दर जो है उसको कम नहीं किया। तो उस वजह से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, और 2021 आते आते जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इसलिए इस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, यानी बैंकिंग जो क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में सम्मिलित होता है? तो आप भी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से 3 क्षेत्रक में बटा हुआ है। तो पहला प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो क्षेत्रक का मतलब होता है कि हमको किस माध्यम से पैसा आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रक, यानी कौन क्षेत्र से पैसा आ रहा है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में वो क्षेत्रक होता है जो पूरी तरह से नेचर से जुड़ा हुआ होता है,
द्वितीयक क्षेत्रक में वो क्षेत्रक आता है जहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण होता है, और तृतीयक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जो हमें सेवा प्रदान करता है। तो आप भी समझ सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक जो होगा वो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, तो बैंक तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है नहीं। द्वितीय क्षेत्रक में जहाँ कोई चीज़ का निर्माण होता है, क्या बैंक में कोई चीज़ का निर्माण होता है, यानी कि क्या वो एक फैक्ट्री है? नहीं है। तो तृतीय क्षेत्रक जहाँ हमें कुछ सेवा दिया जाता है, तो गौर कीजिए बैंक हमें क्या देती है? सेवा देती है, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। अब सिर्फ बैंक ही नहीं होगा, मतलब जितने चीज़ें हैं जो हमें सेवा देती है वो तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्रक का और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो शिक्षक भी हो जाएगा। शिक्षक भी हमें क्या देती है? सेवा देती है। डॉक्टर्स हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका तृतीय क्षेत्रक का एग्जाम्पल है। अगर शादी का सीजन चल रहा तो अगुआ जो हो जाएगा वो भी तृतीय क्षेत्रक में आएगा। उसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में जिसमें जितने चीज़ें प्राकृतिक से यानी नेचर से जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्रक होता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि में जितना प्रकार का कृषि है सब हो जाएगा। उसके बाद उसमें आपका खनन आ जाएगा। अगर दूसरा आपको देखना है कि द्वितीयक में सीधा जानिए फैक्ट्री के अलावा और कुछ भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का निर्माण होता है वो छोटा हो या बड़ा हो वो फैक्ट्री ही होगा। चाहे उसमें आटा चक्की का मशीन का है ना हो, वो भी किस में आएगा? वो भी द्वितीय क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि वो भी क्या बना रहा है? गेहूँ से आटा बना रहा है, कोई चीज़ का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट देखिए कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी तो हम बताएं ना कृषि क्षेत्र किससे है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। नेक्स्ट है देखिए ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? तो देखिए इसमें याद करने वाला चीज़ है, इसमें तब दूसरा कुछ चीज़ है नहीं। तो ब्रिटिश काल में जो है फर्स्ट जनगणना हुआ था 1881 में, इसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो आधिकारिक जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए जो आधिकारिक जनगणना है आप भी देख सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में आज़ाद हुआ, कानून पूरा बना। कानून बनने के बाद 1950 में कानून लागू हुआ। अब कानून लागू हुआ तो तुरंत कोई अधिकारी भर्ती थोड़ी ना हो जाएगा। भर्ती हुआ कब? 1951 में। जब 51 में भर्ती हुआ उसके बाद जनगणना शुरू किया गया, तो उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? 1951 आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 1951 आपका सही हो जाएगा। 1881 में पहली बार हुआ था, 1921 में तो अधिकारी कोई बना नहीं था, 1947 में तो देश आज़ाद ही हुआ था, इसलिए इसका पूर्ण रूप से आंसर सही कौन सा हो जाएगा? 1951। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी? तो देश का जो स्वाधीनता है यानी कि बोल रहा है देश जब आज़ाद होने वाला था उस समय भारत का कृषि जो था वो कैसा था? तो भारत का उस समय जो कृषि था बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति में थी। कैसा थी? बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति में, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों ने जितना हद तक हो सकता था उन्होंने भारत को लूटा था और कृषि को थोड़ा सा भी आगे बढ़ने नहीं दिया था। तो इस हिसाब से भारत का कृषि कैसा था? अत्यधिक पिछड़ा हुआ, बहुत पिछड़ा हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर है कि परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है? देखिए जो परंपरागत तकनीक में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण आगत हमारा होता है श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत, क्योंकि देखिए इसमें पूंजी कोई खास मायने नहीं रखता। उतना ज़्यादा पूंजी का परंपरागत तकनीक में आवश्यकता नहीं होता है, और ना ही उर्वरक का आवश्यकता होता है, और ना ही खास नई किस्मों के बीजों की आवश्यकता होती है। हमें जो भी आवश्यकता होती है वो श्रम की आवश्यकता होती है, यानी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए परंपरागत तकनीक में क्या ज़रूरत होता है? तो श्रम का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो है पूछा है तो कैसा हो जाएगा? तो वो खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि 1991 में एक मॉडल आया था एलपीजी मॉडल। एलपीजी का मॉडल मतलब होता है, एल से होता है लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
तो इस नीति के बाद से खुली अर्थव्यवस्था आया था। तो भारत में अभी किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? तो इस पर अभी भारत में खुली अर्थव्यवस्था है। अभी जो भारत में वो कैसा अर्थव्यवस्था है? तो खुली अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसा अर्थव्यवस्था जहां आकर के कोई दूसरा देश बिजनेस कर सकता है और अपना व्यापार को फैला सकता है, और हम भी दूसरे देश में जा कर के अपना व्यापार को फैला सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो आप लोग सब जानते हैं भारत में विदेशी कंपनी भी है और देसी कंपनी भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखो, जो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश का विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए जिस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन उस हिसाब से टिक करेंगे, क्योंकि देखिए इसका आंसर बहुत सारा हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से भारत का अर्थव्यवस्था एकदम पिछड़ा हुआ था, भारत का अर्थव्यवस्था एकदम रुका हुआ था, भारत एकदम विकसित नहीं हुआ था। तो ये सब सारा विशेषता हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया? अर्ध सीमांती होना। तो हाँ, अर्ध सीमांती था। पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताएं कि भारत में क्या था कि राजाओं कुछ को क्या देता था, कुछ को जमीन में देता था वेतन और कुछ कुछ को रुपया देता था वेतन में। तो देखिए नेक्स्ट है गतिहीन होना। गतिहीन होना का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का रुक जाना। तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था? उतना ज़्यादा तो डेवलप कर नहीं रहा था, इसका मतलब रुका हुआ था। उसके बाद क्या है? अर्ध विकसित होना। तो देखिए बहुत ज़्यादा एकदम ना ही विकसित हुआ था ऐसा भी नहीं था। भारत में 1853 में रेल चलाया गया था, तो कुछ कुछ तो विकास किया था अंग्रेजों ने, बहुत ज़्यादा नहीं किया था लेकिन कुछ कुछ तो किया था। भले अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, बाद में तो हमारे विकास में ही काम आए। तो ये सब चीज़ें थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन से क्षेत्रक में आते हैं? तो देखिए इसमें लिखा निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, तो द्वितीय क्षेत्र में से आता है। आपको हम पहले क्वेश्चन में ही बताए थे कि क्षेत्रक 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो निर्माण किस में आता है? तो निर्माण आता है हमारा द्वितीय क्षेत्रक में। और द्वितीय क्षेत्रक को क्या बोलते हैं? निर्माण क्षेत्रक बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्रक को क्या बोलते हैं हम? निर्माण क्षेत्रक बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, इसलिए उसे निर्माण क्षेत्रक बोलते हैं। और चलिए इसका आंसर नहीं बताते थे, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि अर्ध समांति भी था, गतिहीन भी था और अर्ध विकास भी था भारत का अर्थव्यवस्था, इसलिए क्या हो जाएगा उसका आंसर? इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947-48 में व्यापार संतुलन था। तो व्यापार संतुलन हमारा कितना था? 14 करोड़ था। नेगेटिव नहीं दिया है, इसका मतलब पॉजिटिव में 14 करोड़ था। अब देखिए व्यापार संतुलन होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत और चीन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो देखिए चीन से कुछ सामान भारत में आता है और कुछ सामान चीन में जाता है। मान लीजिए भारत ने चीन को 50 करोड़, कितना? 50 करोड़ का सामान बेचा। किसको? चीन को। और चीन ने भारत को 100 करोड़ का माल बेचा। तो चलिए दोनों ने कितना बेचा? भारत ने चीन को दिया 50 करोड़ का सामान और चीन ने भारत को दिया 100 करोड़ का सामान। तो यही दोनों के अंतर को हम बोलते हैं व्यापार संतुलन। यही दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे? व्यापार संतुलन। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 50 करोड़। तो दोनों का डिफरेंस जो 50 करोड़ हो गया उसी को हम क्या बोलेंगे? व्यापार संतुलन बोलेंगे। यही दोनों को अंतर को व्यापार संतुलन। ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए आगे अब देखेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं, और 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर में बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, या तो 4 से 5, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का जो साक्षरता दर था वो या तो 16% था या 17% था। ये देखिए किसी किसी बुक में 16 दिया हुआ है, किसी में 17 दिया हुआ। तो एग्जाम में आपका एक ही रहेगा ऑप्शन में, या तो 16 रहेगा या तो 17, इसी को आपको टिक करके आना। अब देखिए
साक्षरता दर का मतलब क्या होता है कि उस समय भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे। तो उस समय भारत में लोग कितने प्रतिशत पढ़े लिखे थे, 16% लोग पढ़े लिखे थे, जो बहुत ही कम माना जाता है। उसमें से अगर महिला अगर देखा जाए तो महिला तो एकदम ना के बराबर पढ़ी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भर था। तो देखिए भारत का जो कुल श्रम शक्ति है, यानी कि जितना टोटल लेबर है, मान लीजिए कि परसेंटेज कितना होता है, 100 ना होता है, तो उसमें से 72% जो था वो कृषि पर निर्भर था। किस चीज़ पर निर्भर था जी, तो वो कृषि पर निर्भर था 72%। बाकी जो बचा वो दूसरे कामों में था, जैसे द्वितीय क्षेत्रक में भी था, कुछ तृतीय क्षेत्रक में भी था, लेकिन 72% किस में था, 72% आपका कृषि में निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। अब किसके द्वारा किया जा रहा था, तो देखिए अगर ऑप्शन में अगर अंग्रेज होता तो हम मानते हैं किसके द्वारा हो रहा था, अंग्रेज के द्वारा हो रहा था, लेकिन ऑप्शन में अंग्रेज तो था नहीं। ऑप्शन में है क्या, जमींदारों द्वारा। अंग्रेज खुद शोषण ना करके क्या करता था, वो जमींदारों को बोलता था कि जाओ तुम ही जाके कर वसूल कर लाओ। तो जब अंग्रेज जाता था कर वसूलने के लिए, अंग्रेज बोलते सॉरी, जमींदार क्या करता था, कर जाके वसूल लेता था, उसके बाद अंग्रेजों को दे देता था। तो देखिए कुल मिला के अगर देखा जाए शोषण कौन किया, तो शोषण जमींदार ही किया, क्योंकि अंग्रेज तो इनडायरेक्टली कर ही रहा था और डायरेक्टली में आ गया कौन, जमींदार। जमींदार आके डायरेक्टली शोषण कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो रेलवे का प्रारंभ हुआ था वो 1853 में हुआ था। ये आप लोग को भी पता था कि मुंबई से ठाणे के लिए चला गया था। तो चलिए आज का जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकता है ऑब्जेक्टिव, हम सारा आपको बता दिए। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो छूटा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जितना आपको हम ऑब्जेक्टिव दिए, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन के आसपास में होगा और वही उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप अगर कोई भी बुक से देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा और आपको कोई ज़रूरी नहीं है अब दूसरा बुक पढ़ने का। अगर आप चाहें तो पढ़ें, वो अलग बात है, लेकिन हमको नहीं लगता कि ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको भले 20 क्वेश्चन बताएं लेकिन उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ों को बताएं जिससे आपको इससे अलग भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्षेत्रक क्या होता है, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों हम बता दिए, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो। साक्षरता दर क्या होता है, ये सब से क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। श्रम शक्ति कितना था, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो कृषि को छोड़कर बाकी दूसरे चीज़ों में भारत का कितना प्रतिशत श्रम शक्ति था, तो 72 घटा दीजिए 100 में तो कितना बच गया, 28% हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स है, इसमें तो आपको थोड़ा हर चीज़ सोच कर ही करना होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पर अच्छा लगा होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।